अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आहान भी उसी होटल में पहुंच जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बोला, मुझे 408 रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी सर, वो बुक है। आहान बोला, आई डोंट केयर, मुझे वही रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोली, प्लीज़ सर, आप कोई दूसरा रूम ले लीजिए। आहान बोला, मैंने कहा ना कि मुझे वही चाहिए, मतलब वही चाहिए, शायद आप मुझे जानती नहीं हो। 1 मिनट रुको। और वो किसी को फ़ोन करता है और उससे कुछ बात करता है। 2 मिनट बाद होटल के रिसेप्शन पर कॉल आता है। फ़ोन पर बात करते करते उस रिसेप्शनिस्ट के माथे पर पसीने की बूंदें छलक जाती है, जिसे पोंछते हुए बोलती है, ओके सर, अभी हो जाएगा, हम आपके गेस्ट का पूरा ध्यान रखेंगे। रिसेप्शनिस्ट आहान से बोली, आप 5 मिनट वेट करिए, मैं अभी रूम खाली करवाती हूँ। रिसेप्शनिस्ट फटाफट ऊपर रूम में जाती है, साथ में अपने मैनेजर को भी ले जाती है और मैनेजर को भी सारी बातें बताती है। मैनेजर भी टेंशन में आ जाता है। मैनेजर बोला, है कौन यह जिसकी पहुंच होटल के मालिक तक है? रिसेप्शनिस्ट बोली, पता नहीं सर, कोई आहान ठकराल है। मैनेजर बोला, क्या आहान ठकराल? रिसेप्शनिस्ट बोली, क्या हुआ सर, आप ऐसे घबरा क्यों गए? मैनेजर बोला, तुम जानती भी हो आहान ठकराल कौन है? रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी सर, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे यहाँ ज्वाइन हुए 2 महीने ही हुए, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। मैनेजर बोला, आहान ठकराल कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम उनसे फेस टू फेस मिली हो, बहुत ही कम लोग मिल पाते हैं। पर मुझे समझ नहीं आया, आहान ठकराल यहाँ ऐसे क्यों आए हैं और उन्हें वही रूम क्यों चाहिए? रिसेप्शनिस्ट बोली, पता नहीं सर। मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट दोनों रूम के बाहर से रूम नॉक करते हैं। दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक लेडी बाहर आती हैं। लेडी, हु आर यू? मैनेजर, आई एम मैनेजर ऑफ दिस होटल, प्लीज़ मैम यू शिफ्ट अदर रूम। लेडी, वाई आई एम शिफ्टिंग? प्लीज़ मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट, सम इशू ऑफ दिस रूम, प्लीज़ यू जस्ट चेंज द रूम। मैनेजर रिक्वेस्ट करता है। लेडी, आई पेड फॉर दिस रूम, आई कांट शिफ्ट। पर वह लेडी नहीं मानती हैं। बाहर की आवाज़ों से सोना रूम से बाहर आती है। सोना रिसेप्शनिस्ट से बोली, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रिसेप्शनिस्ट बोली, हमें यह रूम अर्जेंट खाली करवाना है, पर यह लेडी मान ही नहीं रही है। अगर यह रूम खाली नहीं हुआ तो आज तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। सोना बोली, पर रूम खाली क्यों करना है? रिसेप्शनिस्ट बोली, यह रूम किसी और ने अपने लिए बुक किया है, हम उन्हें मना नहीं कर सके हैं। सोना बोली, क्यों, उन्हें दूसरा रूम दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट बोली, नहीं, वो सर नहीं मान रहे हैं, उन्हें यही रूम चाहिए। सोना बोली, पर अब? रिसेप्शनिस्ट उदास हो जाती है। मैनेजर उस लेडी को समझाता है, पर वो पुलिस की धमकी देती हैं। सोना बोली, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आपके मैनेजर हाँ बोले तो। रिसेप्शनिस्ट नौकरी बचाने के लिए तो मैनेजर कुछ भी कर सकते हैं। सोना रिसेप्शनिस्ट के कान में कुछ कहती है, जिससे रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट मैनेजर को सारी बात बताती है। मैनेजर भी खुश हो जाता है। हाँ, यह आइडिया ज़रूर काम करेगा। मैनेजर उस लेडी से कहता है कि अगर आप रूम चेंज करेंगी तो होटल का बिल माफ़ हो जाएगा और जब तक रहेंगी तब तक किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं लगेगा। वो लेडी खुशी खुशी मान जाती है, अपना सामान पैक करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है। मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट दोनों सोना को थैंक यू कहते हैं और फटाफट रूम की साफ़ सफाई करवाते हैं। सोना भी अपने रूम की बालकनी में आ जाती है और दिन भर जो हुआ उसके बारे में सोचती है। शालिनी और आदित्य का साथ आंखों के सामने आते ही एकाएक उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं। आहान भी अपने रूम में आ जाता है। बेड पर बैठते हुए उसे अलग ही खुशी हो रही थी। वो सोना के पास है यह सोचकर वो खुश हुए जा रहा था। सोना अपनी बालकनी से आदित्य की बालकनी की तरफ देखती है। रूम की पीछे सभी की बालकनी होती है, सभी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिससे आसानी एक दूसरे की बालकनी में जाया जा सकता है। शालिनी अपनी बालकनी से आदित्य के रूम की बालकनी की तरफ जा रही होती है। वो भी सोना को देख लेती है। सोना को एक जहरीली मुस्कान देते हुए निकल जाती है। ऐसे लगता है जैसे सोना को चिढ़ा रही हो। सोना अपने मन में, आदत डाल ले सोना, अब तुझे यही सब देखना है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब इतनी दूर आए हैं तो एक दूसरे के साथ वक्त तो बिताएंगे ही सही, पर अपने दिल का क्या जो बार बार उनके साथ होने से दुख रहा है। सोना अपना ध्यान उन दोनों से हटाकर शहर की खूबसूरती देख रही थी। रात की लाइटिंग में शहर इतना सुंदर लग रहा था कि बस खड़े खड़े निहारते रहो। ठंडी हवा मन को अलग ही सुकून दे रही थी। सोना आंखें बंद कर इस सुकून को महसूस कर रही थी।
कोई और भी था जिसकी खुली आंखें सोना को देखकर सुकून पा रही थी। वो था आहान, जो अपनी बालकनी से एकटक सोना को निहार रहा था। सोना लगी इतनी प्यारी रही थी। सोना ने पिंक कलर का नाइट ड्रेस पहन रखा था जिस पर रेड कलर के छोटे छोटे हार्ट बने हुए थे, जिसमें सोना बहुत प्यारी लग रही थी। ठंडी हवा के कारण सोना को ठंड भी लग रही थी, जिससे सोना ने अपने ही हाथों का घेरा अपनी कमर के चारों ओर लपेट रखा था, जैसे खुद को ही हक कर रही हो। तभी आहान, लगता है आपको इसकी ज़रूरत है। सोना जैसे ही आंखें खोलती है, आहान को देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मन में, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान हाथों में 2 मग लिए खड़ा हुआ था। सोना बोली, आहान जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आहान मग आगे बढ़ाते हुए, काफ़ी पी रहा हूँ। सोना बोली, नहीं, मेरा मतलब है कि इस होटल में, इस रूम में, आप तो कहीं और गए थे ना? आहान बोला, आपकी और मेरी मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग थे। सोना बोली, मैं समझी नहीं। आहान बोला, अरे सोना जी, मुझे यहीं आना था, मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी यहीं आएंगे। सोना बोली, अच्छा, तो यह रूम आपने खाली करवाया है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है वो मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट कितने परेशान हो गए थे। आहान बोला, पर आप थी ना, आपके आइडिया की वजह से ही तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सोना चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता चला? आहान बोला, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे सब बताया, कैसे आपने उसकी हेल्प करी, और अब आप चिंता मत करो, होटल का जो भी बिल आएगा वो भी मैं ही भरूंगा। सोना बोली, पर ऐसा भी क्या है इस रूम में? आप दूसरे रूम में भी तो रह सकते थे ना? आहान अपने मन में बोला, अगर दूसरे रूम में रहता तो आपको कैसे देख पाता, कैसे बात कर पाता? सोना बोली, आहान जी, कहाँ खो गए? आहान बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये लीजिए, काफ़ी ठंडी हो रही है, वो साइड से काफ़ी पकड़ा देता है। सोना बोली, वैसे सच कहूँ तो इसकी ज़रूरत थी, ठंड लग रही थी। आहान बोला, तो आप बाहर क्यों खड़ी थी? आपको ठंड लग जाती, आप बीमार हो जाती, आपको अभी भी ठंड लग रही है तो आप अंदर जा सकती हैं। सोना बोली, नहीं नहीं, इतनी भी ठंड नहीं है, आपके साथ काफ़ी तो पी ही सकती हूँ। दोनों कॉफ़ी पीते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। इधर शालिनी आदित्य के रूम में आती है तो आदित्य सो चुका होता है, पर वो आदित्य को नींद में ही परेशान करती है, जिससे आदित्य चिढ़ जाता है। शालिनी भी गुस्से से आदित्य के रूम से निकल जाती है। इस बार वो मेन गेट से बाहर आती है और अपने रूम में आकर सो जाती है। सभी को थकान की वजह से नींद आ जाती है। अगली सुबह सभी अपने रूम में तैयार हो रहे होते हैं। आदित्य तैयार होकर सोना के रूम में आता है। आदित्य बोला, सोना, तुम तैयार हो? सोना बोली, जी आदित्य जी, मैं तैयार हो गई हूँ। आदित्य सामने देखता है तो देखता ही रह जाता है। वाइट कलर का लॉन्ग सूट पहना हुआ था, गले में रेड कलर का स्कार्फ, चेहरे पर लाइट मेकअप। आदित्य के होश ही उड़ जाते हैं सोना को ऐसे देखकर। सोना बोली, आदित्य जी, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? आदित्य होश में आते हुए बोला, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आदित्य की बात सुनकर सोना शर्मा जाती है। आदित्य बोला, चले नीचे, ब्रेकफास्ट करना है, बहुत भूख भी लगी है। सोना बोली, जी चलिए, पर शालिनी जी? आदित्य बोला, ओह हाँ, मैं उसे भी बुला लेता हूँ। आदित्य शालिनी के रूम के पास जाता है। शालिनी बाहर ही आ रही होती है। शालिनी ने पर्पल कलर का 1 पीस ड्रेस पहन रखा था, जिसकी लेंथ नीच से ऊपर थी। ड्रेस ऊपर से भी शोल्डर लेस थी। कुल मिलाकर शालिनी बहुत हॉट लग रही थी। सोना शालिनी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। आदित्य शालिनी से बोला, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, बस ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, वो भी इसी होटल में ही। शालिनी बोली, पता है मुझे बेबी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? आदित्य बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर यह थोड़ा ज़्यादा हो गया, रुको 1 मिनट। आदित्य उसके रूम में जाकर कपड़ों में से ब्लू कलर का जैकेट लाकर शालिनी को पहना देता है। आदित्य बोला, हाँ अब ठीक है। शालिनी बोली, क्या ठीक है? तुम मुझे इस बहन जी जैसा बनाना चाहते हो? आदित्य शालिनी से बोला, सोना कोई बहन जी नहीं है, बस उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, और उसने जो पहन रखा है, क्या बुराई है उसमें? कितनी सुंदर तो लग रही है। शालिनी आदित्य के मुंह से सोना की तारीफ सुनकर चिढ़ जाती है। ठीक है, इतनी ही सुंदर लग रही है तो इसी के साथ चले जाओ ना, कहकर अपने रूम में जाने लगती है। आदित्य शालिनी को मनाने उसके रूम में चला जाता है। सोना बाहर खड़े खड़े दोनों का वेट करती है। तभी आहान बाहर आता है और सोना को देखता है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए, हाय, एक ही इंसान की कितनी बार जान लोगी? सोना पीछे मुड़कर बोली, क्या कुछ कहा आपने? आहान बोला, नहीं नहीं जी, वो मैं कह रहा था कि गुड मॉर्निंग। सोना बोली, जी गुड मॉर्निंग आहान जी। आहान बोला, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगी?
सोना बोली जी ज़रूर बोलिए ना। आहान बोला नहीं, पहले प्रॉमिस कीजिए आप मेरी बात मानेंगी। सोना अचरज में पड़ जाती है, क्या बोले अब। सोना बोली आप बोलिए ना, मैं मानूंगी बस। आहान बोला नहीं ऐसे नहीं, और अपना हाथ आगे करते हुए पहले प्रॉमिस कीजिए। सोना मुस्कुराते हुए बोली आहान जी आप कभी कभी बच्चों जैसी जिद करते हैं। आहान मासूम सा फेस बनाते हुए प्लीज़। सोना बोली ओके ओके, उसके हाथ पर हाथ रखते हुए प्रॉमिस। सोना का हाथ टच होते ही आहान के दिल में सैकड़ों घंटियां बज जाती है। वहीं सोना थोड़ा हिचकिचा जाती है। आहान आज से आप मुझे आहान जी नहीं आहान कहेंगी। सोना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए क्या, नहीं यह मुझसे नहीं होगा। आहान बोला देखिए सोना जी आपने प्रॉमिस किया है, अब आप बदल नहीं सकती हो। सोना बोली आहान जी यह गलत बात है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आहान जी नहीं सोना जी आपने प्रॉमिस किया है, आप तोड़ नहीं सकती हो। सोना बोली पर एक शर्त है, आप फिर मुझे सोना ही कहकर बुलाएंगे। आहान के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, फिर भी थोड़ा सोचते हुए बोला ठीक है सोना। सोना बोली ओके आहान। आहान मुस्कुरा देता है, चलिए सोना बहुत भूख लगी है, चलकर नाश्ता करते हैं। सोना बोली मैं भी उसी के लिए ही खड़ी थी, शालिनी जी गुस्सा हो गई हैं तो आदित्य जी उन्हें मनाने गए हैं। आहान बोला तो चलो अपन दोनों तो चलते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, इतने में वो दोनों भी आ जाएंगे। सोना बोली हाँ यही सही रहेगा, मुझे जितना हो सके उन्हें अकेले में टाइम देना चाहिए, मैं साथ रहूंगी तो दोनों की लड़ाई ही होगी मेरी वजह से। आहान बोला सोना कहाँ खो गई आप। सोना बोली नहीं कुछ नहीं, चलते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, जब आदित्य जी बाहर आएंगे तो मुझे ढूंढेंगे ना। आहान बोला बस इतनी सी बात, आप उसे मैसेज कर दीजिए कि आप नीचे रेस्टोरेंट में है, वो वहीं आ जाए। सोना बोली हाँ यह ठीक रहेगा। सोना आदित्य को मैसेज करती है और आहान के साथ चली जाती है। आदित्य थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो उसे सोना कहीं भी दिखाई नहीं देती। आदित्य टेंशन में आ जाता है, सोना कहाँ चली गई। आदित्य सोना को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालता है, उसे सोना का मैसेज दिख जाता है, उसकी जान में जान आती है। वो फटाफट नीचे आता है, उसे सोना एक टेबल पर बैठी दिखाई देती है, वो उसके पास आता है। आदित्य बोला इतनी भी क्या जल्दी रही थी कि अकेले आ गई, मैं आ रहा था ना। सोना एक टक बस आदित्य को देखती है। आदित्य तो अपने में ही रहता है, वो तो बस सोना के ना दिखने से परेशान हो जाता है तो सोना को ही सुनाने लग जाता है। अब बोलो क्यों आ गई नीचे, कहीं गुम जाती, कुछ हो जाता तो। तभी पीछे से ऐसे कुछ कैसे हो जाता मेरे रहते हुए। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है तो आहान खड़ा हुआ रहता है, अपने पैंट की जेब में दोनों हाथ डाले आदित्य की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। आदित्य आहान को देखकर चौंक जाता है। आहान तू यहाँ। आहान बोला क्यों, नहीं आ सकता क्या। आदित्य बोला पर तू तो कल अलग निकल गया था ना, तेरे तो कंपनी वालों ने कुछ और इंतजाम किए थे ना। आहान बोला हाँ किए तो थे, और यहीं किए थे तो यहीं आ गया। आदित्य थोड़ा रूड होते हुए तू हमारे साथ ही आ जाता, यूं अलग आने का दिखावा क्यों करा। आहान और सोना दोनों आदित्य को देखते हैं। आज आदित्य का बिहेव कुछ अलग सा लग रहा था। आहान बोला तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से चला जाता हूँ, और जाने लगता है। तभी सोना बोली आहान एक मिनट रुकिए, आदित्य जी का वो मतलब नहीं था। अब आदित्य सोना को हैरानी भरे नज़रों से देखता है। उसने कितनी बार सोना से कहा है कि वो उसे आदित्य कहकर ही बुलाए, पर वो नहीं मानती है। और आज एक ही दिन हुए हैं आहान से मिले और वो उसे आहान कहकर ही बुला रही है। आदित्य तो जल भुनकर राख हो जाता है। आहान बोला नहीं रहने दो सोना, आदित्य का मेरा होना अच्छा नहीं लग रहा है। आदित्य बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, वो तू अचानक दिख गया तो पूछ लिया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर अपने मन में आदित्य बोलता है इरादा तो यह है कि तुझे अभी यहाँ से भगा दूँ, पर क्या करूँ मजबूर हूँ। आहान सोना आदित्य और शालिनी सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। आदित्य आहान से बोला आगे का क्या प्लान है आहान। आहान बोला एक मीटिंग है तो बस अभी वहीं के लिए निकलूंगा। आदित्य बोला ओके। आहान बोला तुम लोगों का क्या प्लान है। आदित्य ने वैसे तो सब प्लान बनाकर रखा था, क्या करना है कहाँ जाना है, पर फिर भी वो आहान को बताता है अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ सोचते हैं फिर देखते हैं कहाँ घूमने जाएंगे। आहान बोला ओके। शालिनी बोली क्या तुम दोनों भी बोरिंग सी बातें करने बैठ गए हो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करो। आहान क्यों ना तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। आहान खुश हो जाता है, वहीं आदित्य थोड़ा चिढ़ जाता है। आदित्य शालिनी से बोला अभी कहा ना आहान ने कि उसे मीटिंग में जाना है। आहान बोला हाँ यार इम्पॉर्टेंट है, वरना मैं चलता ज़रूर। आदित्य बोला कोई बात नहीं, यह तो बस ऐसे ही कह रही थी। आहान बोला ओके मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय आदित्य। ओके बाय।
आहान बोला बाय सोना। सोना बोली बाय आहान जी। आहान आंखें बड़ी बड़ी करके सोना को देखता है। सोना बोली सॉरी बाय आहान। आहान बोला दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आहान वहाँ से चला जाता है। आदित्य दोनों को गुस्से से देखता है। शालिनी समझ जाती है आदित्य को सोना पर गुस्सा आ रहा है। वो आदित्य के गुस्से को भड़काते हुए बोली दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। क्या बात है सोना, तुम तो बहुत तेज निकली। एक ही दिन में इतने अमीर हैंडसम लड़के को पटा लिया, वाकई बहुत चालाक हो तुम। सोना बोली नहीं वो ऐसा नहीं है। सोना की आंखें नम हो जाती है। आदित्य को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बस सोना और आहान के बारे में ही सोच रहा होता है और गुस्से में शालिनी को पकड़ कर बोलता है चलो जान, हम घूमने आए हैं ना, हमें चलना चाहिए। आदित्य बिना सोना की तरफ देखे शालिनी का हाथ पकड़ते हुए वहां से चला जाता है। सोना का दिल एक बार फिर टूट जाता है। आदित्य का इस तरीके का बर्ताव उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सोना भी चुपचाप उठकर आदित्य और शालिनी के पीछे पीछे चलने लगती है। शालिनी को सोना की हालत देखकर मज़ा आ रहा था। शालिनी मन ही मन खुश हो रही थी। वहीं सोना मन में सोच रही थी कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तीनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। शालिनी आदित्य से बोली हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य बोला यहाँ फेमस चर्च है, वहीं जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ के फेमस मार्केट में भी चलेंगे, जहाँ तुम्हें जो शॉपिंग करनी हो तुम कर सकती हो। शालिनी बोली वाह बेबी यू आर सो स्वीट। आदित्य मुस्कुरा देता है। सोना चुपचाप चेहरे पर बिना भाव लिए बैठी हुई होती है। थोड़ी देर में तीनों पहुंच जाते हैं। शालिनी आदित्य का हाथ पकड़ते हुए आगे चलता है। सोना दोनों के पीछे पीछे चलती है। शालिनी बहुत सारी शॉपिंग करती है। आदित्य सोना से भी कहता है कुछ लेने के लिए, पर उसका मन उदास रहता है। वो कुछ भी लेने से मना कर देती है। शालिनी बोली क्या हुआ सोना, आहान की याद आ रही है क्या? आहान का नाम सुनकर आदित्य एक बार फिर चिढ़ जाता है। सोना बोली जी नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आ रही है, बस मुझे कुछ नहीं लेना है। आदित्य बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आदित्य का रूखा व्यवहार सोना को बहुत खल रहा था, पर क्या करती, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तीनों शाम तक थक हार कर होटल आ जाते हैं। शालिनी बोली बेबी मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे तो भूख भी नहीं है। तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम अपने रूम में ही मंगवा लेना। सोना तुम भी अपने रूम में मंगवा लेना, हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बोलकर अपने रूम में चली जाती है। आदित्य और शालिनी भी अपने रूम में आ जाते हैं। सोना अपने रूम में आकर बेड पर तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोती है। आदित्य ने आज उसे जिस तरह से इग्नोर किया था उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं आदित्य भी अपने रूम में आकर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। सोना की आंखों की नमी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आदित्य अपने आप से बोलता है नहीं मैंने सोना के साथ ठीक नहीं किया, मुझे आज उसके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैंने गुस्से में ज़्यादा ही सोना के साथ गलत बर्ताव किया, मुझे सोना से माफ़ी मांगनी चाहिए। पर अब तो वो सो गई होगी, दिन भर की थक भी तो गई थी। पर अगर अभी नहीं सोई हो तो क्या करूं, जाऊं या नहीं? एक काम करता हूं, कल सुबह बात करता हूं। आहान अपने काम में बिजी रहता है। वो देर रात से होटल पहुंचता है। वो बालकनी में आकर देखता है तो सोना के रूम की लाइट बंद रहती है। आहान निराश हो जाता है। आहान बोला सोना आपने पता नहीं एक ही दिन में क्या जादू कर दिया है। दिन भर आपसे दूर था, पर एक मिनट के लिए भी आपका ख्याल मेरे दिमाग से नहीं गया। और एक आदि है जो आपको दुख पहुंचाकर दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। और आपकी भी क्या मजबूरी है जो आप इसके साथ हैं? आखिर क्यों आपने ऐसे इंसान से शादी की जो किसी और से प्यार करता है? आदित्य और शालिनी का साथ आपकी आंखों में नमी का कारण है, तो क्यों हो आप आदि के साथ? मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन मॉर्निंग में सभी अपने रूम में तैयार होते हैं। शालिनी तैयार होकर आदित्य के रूम में आ जाती है। शालिनी बोली गुड मॉर्निंग आदि बेबी, तैयार हो गए तुम? आदित्य बोला हाँ बस तैयार ही हूँ, सोना आ जाए फिर हम चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर घूमने निकलेंगे। आदित्य मन में बोला मुझे सोना से भी बात करनी चाहिए, मैंने कल उसके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया है, मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगा। सोना के रूम में सोना का बिल्कुल भी मन नहीं था आज जाने का, पर करती भी क्या, यहाँ पर वह किसी को जानती भी नहीं थी। अकेले उसे यहाँ रहने में भी डर लग रहा था, इसलिए उसको मन मारकर तैयार हो जाती है जाने के लिए। तभी सोना के रूम का डोर नॉक होता है। सोना दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर आहान खड़ा रहता है। आहान बोला गुड मॉर्निंग सोना। सोना बोली गुड मॉर्निंग आहान, आप यहाँ कैसे? आहान बोला क्यों, अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ देखकर?
सोना बोली, नहीं मेरा वह मतलब नहीं था, आप अचानक ऐसे इसलिए मैंने पूछ लिया। आहान बोला, वो कल तुम लोगों ने मुझे चलने का बोला था पर कल मेरे पास टाइम नहीं था, अब आज मैं फ्री हूँ तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं भी तुम लोगों के साथ में चलूँ। सोना बोली, ये तो अच्छी बात है। आहान बोला, हाँ तो क्या अभी तक सब तैयार नहीं हुए? सोना बोली, मैं तो तैयार हूँ, बस आदित्य जी और शालिनी जी आ जाएं। आहान बोला, चलो आदित्य से पूछते हैं, वो अब तक रेडी होगा। सोना बोली, ठीक है। सोना और आहान आदित्य के रूम का डोर नॉक करते हैं। आदित्य बोलता है, लगता है सोना आ गई है। आदित्य जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वह सोना और आहान को साथ में देखता है। उसको फिर उन दोनों को साथ में देखकर चिढ़ मच जाती है। वहीं शालिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शालिनी मन में बोली, अब आया मज़ा। आहान बोला, क्या हुआ यार, मुझे देखकर ऐसे सरप्राइज हो गया क्या? तो सुन, तेरे लिए आज एक सरप्राइज भी है, मैं तुम दोनों के साथ घूमने चलूंगा। आज की सारी मीटिंग्स मैंने कर ली थी तो मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ। आदित्य को एक और झटका लगता है। शालिनी बोली, वाह फिर तो बहुत मज़ा आएगा, सोना को भी एक पार्टनर मिल जाएगा तो आदित्य और मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। शालिनी की बात सुनकर सोना का मुँह लटक जाता है, वहीं आदित्य कोई जवाब नहीं देता है। आहान बोला, सब तैयार है तो चलो नीचे मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर घूमने भी जाना है, मैंने बहुत अच्छी जगह सोच कर रखी है, चलो हम फटाफट वहाँ घूमने चलते हैं। शालिनी बोली, क्यों नहीं, चलो जल्दी चलो, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ घूमने के लिए, आज तो बहुत मज़ा आएगा। शालिनी सोना को साइड से धक्का देते हुए आदित्य को खींचकर अपने साथ में ले जाती है। यह सब आहान अच्छे से नोटिस करता है। सोना का उतरा चेहरा देखकर समझ जाता है कि सोना को शालिनी की बातों का बुरा लगा है। उन दोनों के पीछे पीछे आहान और सोना भी नीचे आते हैं। चारों नाश्ता करके निकल जाते हैं। गाड़ी में शालिनी बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? आहान बोला, तुम चलो तो सही, देखना बहुत अच्छा लगेगा। आदित्य बोला, इतना भी क्या सस्पेंस बना रहा है, बता देना कहाँ जा रहे हैं। आहान बोला, तू भी लड़कियों जैसी बातें कर रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, घूमने आए हैं तो बस घूमने जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं इससे क्या मतलब है? आदित्य फिर कुछ नहीं बोलता है। कार से उतरकर वो रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। आदित्य अब रेलवे स्टेशन क्यों जा रहा है, बताएगा? आहान बोला, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें ट्रेन से जाना होगा, ऐसा नहीं है हम प्लेन से भी जा सकते हैं, पर ट्रेन का सफ़र सबसे ज़्यादा सुहाना लगेगा, और वैसे भी मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा है मेरे दोस्त। चारों ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोनों लड़कियां विंडो के पास में बैठ जाती हैं और सोना के पास में आहान, शालिनी के पास में आदित्य बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने ही बैठते हैं। आदित्य का सारा मूड खराब हो जाता है, उसे घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वहीं शालिनी आहान के साथ होने से खुश थी, साथ ही आदित्य सोना से चिढ़ रहा था तो उसे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इन सब से बेखबर सोना खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर की हरियाली आंखों को सुकून देने वाली थी, बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता है, सचमुच स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ पर बहुत शांति और सुकून था। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे। थोड़ी ही देर में हरियाली खत्म होकर बर्फ के पहाड़ आने शुरू हो गए थे। सोना जोर से चीखती हुई, वाह बर्फ के पहाड़, मैं यह बचपन से देखना चाहती थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार ऐसी जगह ज़रूर जाऊं, प्लीज़ क्या हम यहीं उतर सकते हैं? आदित्य मन में बोला, मुझे पता है कि यह तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए ही मैं यहाँ लेकर आया था। तुमने मुझे गांव में थे तभी एक बार बताया था कि तुम्हें बचपन से इच्छा थी कि ऐसी जगह घूमना है एक बार, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ गले में हड्डी भी फंस जाएगी। आहान बोला, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। सोना, तुम्हें और क्या क्या देखने को मिलेगा? सोना बोली, नहीं आहान, मुझे तो बस ये बर्फ़ के पहाड़ ही देखने हैं। आहान बोला, हाँ तो देखो ना, कौन मना कर रहा है, और हम जा रहे हैं वहाँ इससे भी ज़्यादा अच्छे और बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, तुम सब कुछ देख सकती हो। सोना बोली, सच में? इस वक्त सोना के चेहरे पर काफ़ी खुशी छलक रही थी, जिसे देखकर आदित्य को भी सुकून मिल रहा था। आहान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगा तुमसे? आदित्य बोला, अगर तू ऐसी जगह लाने वाला था तो वो कम से कम बता तो देता, हम कुछ गर्म कपड़े भी रख कर लेकर आते। अब ठंड बढ़ रही है, हम तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, पर लड़कियां ये दोनों कैसे एडजस्ट करेंगी? आहान बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, हम जैसे ही वहाँ उतरेंगे हमारा सब सामान वहाँ पर पहले से ही तैयार है, मैंने पहले से ही तैयारी करवा कर रख रखी है, और आज रात हम यहीं पर ही रुकेंगे। आदित्य, क्या? क्यों? आहान, जब इतनी दूर आए हैं तो घूम कर ही वापस जाएंगे, और सब कुछ घूमेंगे तो रात तो हो ही जाएगी,
और रात में जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने चारों के रुकने का भी इंतज़ाम कर दिया है। शालिनी बोली, वाह तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ पहले से ही प्लानिंग करके रखी है। आदित्य मन में बोला, पहले सोना और अब शालिनी दोनों ही इसकी गुणगान करते हुए थक नहीं रही हैं, मैं ही फालतू हूँ। आहान बोला, क्या हुआ यार, क्या सोच रहा है, कहाँ खो गया? आदित्य बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। थोड़ी ही देर में वो जुंग फ्रांचुचू पहुंच जाते हैं। यहाँ बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। कई सारे पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं। चारों स्टेशन से बाहर आते हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। वहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। चारों को बहुत ज़बरदस्त ठंड लगती है। आदित्य, कहाँ है तुम्हारा इंतज़ाम, कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है? आहान बोला, बस 2 मिनट रुको। इतने में दो दो आदमी आते हैं। चलिए सर, इधर इस साइड। आहान बोलता है, चलो। सभी आहान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वहाँ पर एक आदमी सभी के लिए सामान लेकर खड़ा रहता है। आहान सबको अपना अपना बैग देता है तो फटाफट उसमें से अपने अपने ओवरकोट और शूज़ निकाल कर पहन लेते हैं। सोना ने ब्लैक कलर का कोट पहना होता है जिसमें गर्दन और हाथ के कप पर वाइट कलर के फर लगे रहते हैं। सोना एक मंकी कैप लगा लेती है, उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है। इसमें सोना एक बिल्कुल मासूम से क्यूट से बच्चे जैसी लगती है। आहान सोना को देखकर मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है, कितनी प्यारी है यार, कुछ भी पहन ले उसमें इतनी सुंदर लगती है। वहीं आदित्य सोना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। शालिनी आदित्य का ध्यान तोड़ते हुए, आदि बीबी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। शालिनी ने नेवी ब्लू कलर का कोट पहना होता है, उसमें वह भी बहुत अच्छी लग रही होती है। वहीं आदित्य ने ब्लैक कलर का और आहान ने भूरे रंग का कोट पहना होता है। शालिनी बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेबी, तुम मुझसे इतना दूर क्यों चल रहे हो, मेरे पास आओ ना। और वो खुद ही आदित्य से चिपक जाती है और ऐसे ही आगे बढ़ती है। यह देखकर सोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आहान सोना को उदास देखकर उसके मन में आइडिया आता है। वो बर्फ का गोला बनाकर सोना के ऊपर फेंकता है। सोना आश्चर्य से आहान को देखती है। आहान बोला, क्या हुआ, बचपन से सपना देख रही हो यहाँ आने का, तो सपने में यह भी देखा होगा कि ऐसे बर्फ के गोले बनाकर सबके ऊपर फेंकोगे। सपना, मन में उन्हें कैसे पता? आहान एक और गोला सोना के ऊपर फेंकता है। क्या हुआ, कहाँ खो गई? अब सोना भी गोला बनाकर आहान के ऊपर फेंकने लगती है। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। आदित्य दूर खड़े खड़े जल रहा होता है। आहान की नज़र जब आदित्य पर पड़ती है तो वो आदित्य के ऊपर भी गोला फेंकता है। सोना बोली, आदित्य जी प्लीज़ आइए ना, कितना मज़ा आ रहा है। आदित्य तो बस इंतज़ार कर रहा था कि कब सोना उसे खुद अपने पास बुलाए। आहान और सोना को ऐसे देखकर उसका भी बहुत मन कर रहा था कि वो भी उनके साथ में खेले। आदित्य बोला, चलो शालिनी हम भी चलते हैं। शालिनी बोली, नो वे, मुझे यह बच्चों जैसा नहीं पसंद है, तुमको है तो तुम जाओ। आदित्य शालिनी को छोड़कर सोना के पास आ जाता है। सोना, आदित्य और आहान तीनों साथ में मस्ती करते हैं। इन सब मस्ती में आदित्य भूल ही गया था कि वो आहान से गुस्सा है। वो भी किसी बच्चे की तरह आहान और सोना का साथ दे रहा था। बहुत देर तक सोना, आदित्य और आहान बर्फ़ में मस्ती करते हैं, एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकते हैं तो कभी बर्फ़ में इधर उधर भागते हैं, साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं। शाम का टाइम हो गया था। आदित्य बोला, अब चलो हमें चलना चाहिए। आहान बोला, हाँ मैं भी बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है। सोना बोली, थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज़। आदित्य बोला, नहीं सोना, अब टाइम हो गया है, अब चलो। वो सोना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। यह देखकर आहान का मुंह उतर जाता है। वहीं शालिनी को भी गुस्सा आता है। तीनों पास ही के एक कॉटेज में आते हैं। सोना बोली, यह किसका घर है? आहान बोला, आज के लिए तो यह अपना ही घर है। सोना बोली, क्या, और यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? आहान बोला, नहीं, यहाँ परमानेंट तो कोई नहीं रहता, जो भी यहाँ आता है वो रुकने के लिए रेंट पर ले लेता है। चलो अब चलते हैं। सोना पूरे कॉटेज को देखती है। वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर बहुत सुंदर था। पूरा लकड़ी का बना हुआ था। बर्फ़ के इलाकों में ज़्यादातर लकड़ी के घर ही होते हैं जिससे ठंड से आसानी से बचा जाए। सोना आहान को बोली, आपने बहुत ही अच्छी जगह चुनी है, मुझे बहुत पसंद आई। आहान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी पसंद अच्छी लगी। शालिनी और आदित्य सोना और आहान को देखते हैं। शालिनी बोली, बेबी आहान और सोना साथ में कितने अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त सोना को पसंद भी करता है। क्यों ना हम इन दोनों को मिला दे ताकि तुम भी सोना से आज़ाद हो सको। कब तक तुम इसका बोझ उठाते रहोगे? सोना शालिनी की बात सुनकर बहुत टूट जाती है और दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। आहान एक नज़र शालिनी को घूर कर
वो भी सोना के पीछे जाता है। आदित्य को शालिनी की बातों से बहुत गुस्सा आ जाता है। इस वक्त आदित्य बहुत गुस्से में होता है। गुस्से से उसका चेहरा भयानक लगता है, साथ ही उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। वो जोर से बोलता है, शालिनी, और शालिनी को शोल्डर से पकड़कर, समझती क्या हो तुम? सोना है वो कोई बोझ नहीं है, वो एक इंसान है, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। आज सोना को बोझ कहा है। आज के बाद आइंदा उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोच लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो भी शालिनी को छोड़कर सोना के पीछे जाता है। सोना भागकर कॉटेज के पीछे वाले गार्डन में एक पत्थर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। इतने दिनों से वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी, पर आज तो शालिनी ने हद ही कर दी थी। आहान सोना के पास आकर, चुप हो जाओ सोना प्लीज़, तुम कहाँ उस शालिनी की बात को लेकर रो रही हो? वो बेवकूफ़ लड़की है, उसे ना बात करने की तमीज़ है, ना ही किसी से कुछ कहने की तमीज़ है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। सोना फिर भी रोए जा रही थी। तभी आदित्य आता है। सोना, सोना, आई एम सॉरी सोना, शालिनी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। सोना अब भी रोए जा रही थी। आदित्य से भी सोना का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो सोना को पकड़कर सीने से लगा लेता है। प्लीज़ सोना मत रो। यह देखकर आहान मुंह फेर लेता है। सोना दोनों हाथों से आदित्य को धक्का देते हुए बोली, दूर हटो मुझसे। क्या जता रहे हो? आपको मेरी फिक्र है? और किस हक से आपने मुझे हाथ लगाया? हाँ, किस हक से? आपका प्यार शालिनी है तो आप उसके साथ रहो। मैंने कब कहा मेरे साथ रहो, मेरा बोझ उठाओ? मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ की वजह से अब तक आपके साथ हूँ, वरना जब मुझे पता चल गया आप किसी और से प्यार करते हो, कभी से मैं चली जाती। पर जिसने मुझे माँ का समान प्यार दिया, मुझे बेटी का दर्जा दिया, उसे मैं इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए नहीं गई। पर अब मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ ना। तो मिस्टर आदित्य मित्तल, हम जैसे ही यहाँ से जाएंगे आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। आदित्य बोला, मेरी बात तो सुनो, एक बार सुनो सोना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे बस अकेले रहना है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुझे शांति चाहिए, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। आहान जी प्लीज़ आप भी जाइए, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। आहान कुछ नहीं बोलता है। वो भी समझ जाता है कि सोना ने क्या क्या झेला। वो उसे ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है और आदित्य भी चला जाता है। सोना वहीं पत्थर पर बैठे बैठे अपने गांव के बारे में, अपनी माँ के बारे में और आदित्य से शादी के बारे में एक एक कर सब सोचती है, जिससे उसके चेहरे पर कभी हंसी तो कभी आंखों में नमी झलकती है। सोना चुपचाप बैठे बैठे अपनी यादों के पन्ने पलट रही थी। एक सर्वेंट बोला, मैम आपके लिए कॉफ़ी। सोना ने पलट कर देखा, पर मैंने तो नहीं बोला था। सर्वेंट बोला, वो सर ने कहा था कि आपको कॉफ़ी देने के लिए। बाहर बहुत ठंड है ना, इससे आपको अच्छा लगेगा। सोना बोली, कौन से सर ने? आहान सर ने। सोना बोली, ओके। सर्वेंट काफ़ी देकर चला जाता है। सोना भी काफ़ी पी लेती है। सच पूछो तो इसकी ज़रूरत भी थी। दिन भर की थकान और फिर आदित्य से झगड़ा, कॉफ़ी पीकर उसे काफ़ी आराम महसूस हो रहा था। सोना मन में बोली, जिससे रिश्ता है उसे मेरी कोई पड़ी नहीं है, और जिससे कोई रिश्ता नहीं है वो हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रख रहा है। सोना अब कैसा लग रहा है? पीछे से आहान की आवाज़ आती है। अब आप ठीक हो? सोना, बिना देखे ही आपके होते हुए मैं ठीक कैसे नहीं हो सकती हूँ? आहान मुस्कुराते हुए बोला, ये तो सही कहा आपने। आहान भी सोना के पास आकर बैठ जाता है। दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई होती है। इस खामोशी को तोड़ते हुए आहान बोला, सोना क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आपको बुरा न लगे तो। सोना बोली, पूछिए आहान, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आहान, आपके और आदित्य के झगड़े से समझ आया कि आपने आदित्य की मॉम की वजह से शादी की थी। तो ऐसा क्या हो गया था? और क्या वो शालिनी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं क्या? सोना बोली, नहीं ऐसा नहीं है कि माँ शालिनी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। सच तो यह है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। आदित्य की माँ और मेरी माँ बचपन की सहेलियाँ हैं। जब आदित्य जी और उनकी माँ हमारे घर आए थे तो एक दिन उनकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। तब आदित्य की माँ ने मेरी माँ से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वो मेरी शादी आदित्य जी से करवा दें, ताकि उनके सामने आदित्य जी का घर बस जाए। मेरी माँ ने भी हाँ बोल दिया और मेरी और आदित्य जी की शादी हो गई। आदित्य जी की माँ का ऑपरेशन भी अच्छा रहा, उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा। फिर हम तीनों वापस आदित्य जी के घर आ गए थे। घर आने के बाद मुझे आदित्य जी ने बताया कि वह किसी और से प्यार करते हैं, वह इस रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे।
मैं आदित्य जी का घर छोड़कर जाना चाहती थी, पर माँ की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि अभी उनकी तबीयत इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वह यह सदमा बर्दाश्त कर पाएँ। इसलिए मैं उनके साथ उन्हीं के घर में रहती हूँ। पर हमारे बीच में पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। आदित्य जी शालिनी जी से प्यार करते हैं, उन्हें मौका नहीं मिला अपनी माँ को यह सब बताने का, और अचानक से मजबूरी में उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। आहान बोला, इसमें तुम्हारी क्या गलती है सोना, तुम क्यों अपनी लाइफ खराब कर रही हो? सोना बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आदित्य जी की माँ को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया, और अब मैं जा भी नहीं सकती। अगर मैं चली गई तो उन्हें सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं खुद यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं वहीं रहती हूँ। पर यह भी अच्छे से जानती हूँ कि आदित्य जी मुझे प्यार नहीं करते और मुझे अपनी पत्नी कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। आहान बोला, तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी? सोना बोली, नहीं ऐसा नहीं है, उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, जिस दिन ठीक लगेगा हम हमारे रिश्ते का सच सबको बता देंगे। मैं फिर आदित्य की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आहान बोला, फिर तुम्हारा क्या होगा सोना? सोना बोली, आदित्य जी मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। उसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम भी दी है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा यह सपना है तो यही पूरा हो जाए। मुझे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आहान बोला, सोना आज तक मैं आपकी इज्जत करता था, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान मानता था, पर आज से अब मेरे मन में आपके लिए और इज्जत बढ़ गई है। किसी के लिए इतना कुछ करना कोई आसान बात नहीं है। सोना बोली, मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है। आहान बोला, नहीं सोना, यह बहुत बड़ी बात है किसी ऐसे इंसान के साथ में रहना जो किसी और से प्यार करता है। ऐसे इंसान की पत्नी बनकर रहना एक बहुत बड़ी बात है। आज मेरी नज़रों में आपकी और इज्जत बढ़ गई है। सच में आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मैं दुआ करूँगा कि आपको लाइफ में ऐसा इंसान मिले जो आपको बहुत प्यार करे, जो आपको बहुत खुश रखे। सोना बोली, थैंक यू आहान, आप भी बहुत अच्छे हो। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगी आपको बहुत अच्छी लड़की मिले। आहान मन में बोला, लड़की तो मिल गई है, पर किस्मत का खेल भी देखो कि किसी और की होकर भी उसकी नहीं है, और मेरे साथ होकर भी मेरी नहीं है, और पता नहीं कभी मेरी हो पाएगी या नहीं, पता नहीं मुझे मेरा प्यार मिलेगा भी या नहीं। सोना बोली, कहाँ खो गए? आहान बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। चलो रात बहुत हो गई है, ठंड भी लग रही है, चलो सोना चाहिए वरना बीमार हो जाओगी। सोना बोली, ठीक है। सोना और आहान अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदित्य दूर खिड़की में सोना और आहान को बात करते हुए देखता है। आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, आज उसकी आंखों में आंसू था। उसकी वजह से सोना इतना रोई थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से सोना की लाइफ खराब हो गई है। उसे सोना के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं शालिनी गुस्से में अपना पूरा कमरा तहस नहस कर देती है। शालिनी बोली, सोना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे वजह से मेरे आदि बेबी ने मुझ पर चिल्लाया है, सबके सामने मेरी इंसल्ट करी है। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अगले दिन सुबह सभी वापस होटल के लिए निकल जाते हैं। किसी का भी घूमने का मन नहीं करता है। दोपहर तक सभी होटल में पहुंच जाते हैं। सभी अपने अपने रूम में आ जाते हैं। शाम का समय सोना के दरवाजे पर नॉक होता है। सोना के मन में लगता है कि शायद आदित्य उससे मिलने आया है। वह दरवाज़ा खोलती है, सामने आहान खड़ा रहता है। सोना बोली, आहान बोला, आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? सोना बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आहान बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सोना बोली, जी ज़रूर। आहान चुपचाप खड़ा रहता है। सोना बोली, आहान क्या हुआ, कोई बात है क्या? आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो? आहान बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आहान बोला, देखिए सोना, मुझे न घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती है, जो भी होता है मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ। सोना चुपचाप बस आहान को सुन रही थी। मैंने जब आपको पहली बार एयरपोर्ट पर देखा था तभी आप मुझको पसंद आ गई थी, पर जब आदित्य ने कहा आप उसकी वाइफ हैं तो पहली बार मेरे दिल में दर्द उठा था। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था, जो मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी कीमती चीज़ मुझसे ले ली हो, पर फिर भी मैं वहाँ से चला गया। पता नहीं था कि आपसे फिर मुलाकात होगी भी या नहीं, पर फिर हम मिले, बार बार मिले। आप मेरे भाई समान दोस्त की वाइफ हो, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग अपने मन में दबा दी। पर जब आदित्य और शालिनी के बारे में पता चला तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। आपके और आदित्य के बीच में रिश्ता है भी या नहीं।
पर जब कल आपने सब कुछ बताया तो मैं भी हिम्मत करके अपने मन की बात आपसे करने आ गया। सोना बोली, आप कहना क्या चाहते हैं आहान, साफ साफ शब्दों में कहिए। सोना मन ही मन समझ तो चुकी थी कि आहान क्या कहना चाहता है, पर फिर भी उसे लग रहा था शायद वो जो सोच रही है वैसा ना हो, शायद वो गलत हो, वो ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहती थी। आहान बोला, सोना मैं आपसे प्यार करता हूँ, कितना मैं यह खुद भी नहीं जानता, पर बस करता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, पर सच कहूँ तो कोई भी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी, कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकी, कोई भी मुझे अपना नहीं बना सकी। पर आपने पहली नज़र में मुझे अपना बना लिया था, मैंने पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर दी है, आपके बिना जीना नामुमकिन सा है। सोना अवाक सी खड़ी खड़ी आहान को सुन रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसे क्यों कर रहा है। सोना और आहान के अलावा कोई और भी था जो यह सब सुन रहा था, वो था आदित्य, जो सोना से मिलने आया था। वो कैसी है वो जानने आया था। आहान बोला, प्लीज़ सोना कुछ बोलिए ना, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। आहान बोला, सोना सोना। सोना बोली, हाँ हाँ हाँ। आहान, क्या सच में आपकी हाँ है? ओ सोना, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। बोलते हुए सोना को गले लगा लेता है। शौक के मारे सोना के हाथ हवा में ही झूल रहे होते हैं। सोना की हाँ और आहान का गले लगना आदित्य को बर्दाश्त नहीं होता है, वो गुस्से में वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। इस वक्त आदित्य काफ़ी गुस्से में रहता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। गुस्से से उसका पूरा शरीर जल रहा था, कोई भी उसे हाथ लगा ले तो जलकर ही मर जाए। क्यों सोना, क्यों? तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम आहान को हाँ कैसे बोल सकती हो? चीखते हुए वो पूरे कमरे को तहस नहस कर देता है। इधर सोना आहान को दूर करते हुए बोली, नहीं आहान जी, आप गलत समझ रहे हो, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैंने हाँ नहीं कहा है। भले ही आदित्य जी इस शादी को नहीं मानते हो, इस रिश्ते को नहीं मानते हो, पर वो मेरे पति हैं। मैंने जिस दिन उनसे शादी की थी उन्हें अपना सब कुछ मान लिया था, मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। आहान बोला, प्लीज़ सोना ऐसी बातें मत बोलो, मेरी सांसें रुक जाएंगी, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊँगा। सोना आहान का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ आहान, बात को समझिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं ज़िंदगी भर आपकी दोस्त बनकर रह सकती हूँ, पर कभी आपसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। आहान बोला, प्लीज़ सोना। सोना बोली, प्लीज़ आहान, मुझसे मेरा दोस्त मत छीनो, पहली बार ज़िंदगी में कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त बना है, प्लीज़ उसे मुझसे दूर मत करो। आहान अब इसके आगे कुछ बोल नहीं पाता है, आहान वहाँ से जाने लगता है। सोना बोली, प्लीज़ आहान 1 मिनट रुकिए। आहान सोना को देखता है। सोना आहान से बोली, आप मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? आहान बोला, कैसा प्रॉमिस? सोना बोली, नहीं, पहले प्रॉमिस। आहान बोला, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा कि जो निभा ना पाऊँ। सोना बोली, ठीक है, आप प्रॉमिस करो। आहान बोला, ओके प्रॉमिस, बोलो क्या चाहिए? सोना बोली, आपकी स्माइल। आहान बोला, नकली स्माइल लिए, अब इसमें मिलावट घुल गई है। सोना बोली, प्लीज़ आहान। आहान बोला, सोना मैंने कहा था ऐसा कुछ मत मांगना जो मैं पूरा न कर पाऊँ। सोना बोली, तो ऐसा क्या मांगूँ जो आप पूरा कर पाओ? आहान बोला, कोशिश करूँगा कि जिंदा रहूँ। बोलकर आहान वहाँ से चला जाता है। सोना की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। सोना वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। क्यों भगवान, क्यों क्यों सबका प्यार अधूरा रह जाता है? मैं आदित्य जी से प्यार करती हूँ, जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ना ही कभी करेंगे। और आहान मुझसे प्यार करते हैं, यह जानते हुए भी कि मैं कभी उनकी नहीं हो सकूंगी। क्यों सबकी किस्मत में तड़पना लिखा है, आपने क्यों? सोना वहीं बैठे बैठे रोती है। आहान भी सोना के रूम से निकलकर सीधे होटल के बार में आकर बैठ जाता है और बहुत ड्रिंक करता है। आदित्य भी गुस्से में दीवार को पंचिंग बैग समझकर मारता है। तीनों की जिंदगी में अजीब से तूफान थे। इन सब से बेखबर शालिनी होटल के स्पा में मज़े ले रही थी। सोना रात भर बस करवटें ही बदल रही थी, उसके मन में ना जाने कितनी ही बातें चल रही थी। अगले मॉर्निंग सोना मन में ठान लेती है कि वो आदित्य और शालिनी के साथ नहीं जाएगी, वो अकेले ही रूम में रहेगी। उन दोनों को जहाँ घूमना हो घूम कर आ जाएं। आज उसका कहीं मन नहीं था कहीं भी जाने का। सोना अपने आप से ही, हाँ यह ठीक रहेगा, मुझे उनके साथ जाना ही नहीं होगा, ना उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी, ना उन्हें साथ देखकर मेरा मन। नहीं नहीं, मैं भी क्या फालतू सोच रही हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं है, मुझे उन्हें साथ देखकर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ नहीं होती है, और उन्हें भी तो नहीं पसंद मेरा उनके बीच में रहना, तो यही ठीक रहेगा, बस बात खत्म। सोना अपने आप से बड़बड़ाती है।
इधर आदित्य का गुस्सा उतरा ही नहीं था, रात भर ऐसे ही निकल गई थी। सोना तैयार होकर आदित्य के रूम की तरफ ही जाती है। वह मन में सोच लेती है कि आज वह आदित्य और शालिनी के साथ में नहीं जाएगी और साथ में यह भी पूछ लेगी कि क्या अब हम घर चल सकते हैं। यही बात बताने और पूछने के लिए वह आदित्य के रूम में जाती है। सोना आदित्य के रूम का दरवाज़ा खटखटाती है। आदित्य कोई जवाब नहीं देता है। सोना एक बार फिर से खटखटाती है। आदित्य जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आदित्य दरवाज़ा खोलकर सोना की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। सोना बोली, आदित्य जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आदित्य सोना की तरफ देखे बिना ही बोला, बोलो। सोना बोली, आदित्य जी, आज आप और शालिनी जी घूमने चले जाइएगा, मैं अपने रूम में ही रहूँगी। आदित्य एक बार फिर गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है। आदित्य अपनी कोल्ड वॉइस में, क्यों, तुम अकेली यहाँ पर क्या करोगी? सोना बोली, मैं आपको और शालिनी जी को अकेले में टाइम देना चाहती हूँ। मेरी वजह से आप दोनों डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैं रूम में ही रहूँगी। आदित्य सोना की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर एक नकली स्माइल के साथ में, सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें मेरे दोस्त आहान के साथ में समय बिताना है। अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा उसके साथ में अच्छा लगता है। सोना अवाक सी आदित्य को देखती है। आदित्य बिना सोचे समझे बोले चला जाता है। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, उसका खुद पर ही कोई काबू नहीं था। आदित्य फिर बोला, मेरे पीठ पीछे तुम क्या क्या कर रही हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुमने मुझे पागल समझा है? सोना आदित्य के मुंह से यह सब बातें सुनकर समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। आदित्य उसे इतनी घटिया बातें बोल रहा था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आदित्य के इल्जाम सुनकर सोना शॉक्ड हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आदित्य को देखने लगती है। आदित्य बोला, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या लगा था मुझे समझ में नहीं आएगा? मेरे पीछे क्या कर रही हो? और कल रात तुम, वो भी मेरे ही दोस्त के साथ? छी, बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी उसके साथ। और तुमने मुझे यह बात बताना ज़रूरी नहीं समझा। भले ही हमारा नाम का रिश्ता है, पर रिश्ता तो है। सोना तो बस एक टक आदित्य को देख रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शीशा घोल कर गर्म गर्म उसके कानों में डाल दिया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य उससे इतनी घटिया बात कर सकता है और उसके लिए इतना कुछ गलत बोल सकता है। उसके दिमाग में इतनी गंदगी चल रही है। सोना के पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह कुछ नहीं बोलती है, ऐसे ही रोते रोते कमरे से भाग जाती है। क्या आदित्य का शक सोना को आदित्य से दूर और आहान के करीब ले जाएगा? जब आहान को पता चलेगा कि आदित्य ने सोना पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो वो क्या करेगा? जब आदित्य को सच्चाई पता चलेगी तो क्या सोना उसे माफ़ कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।